अब देखिए जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, उसमें क्या कहा जा रहा है। देयर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। अब ये भी फोर्थ चैप्टर में आपने सारा पढ़ा है, ठीक है। दो सेंट्रियोल्स मिल के क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। और ये कहाँ पर पड़े होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़े होते हैं, ठीक है। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड थस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए, जैसे बताया गया कि अगर दो सेंट्रियोल हों तो एक सेंट्रोसोम बनता है, ठीक है। और ये दोनों सेंट्रियोल्स आपस में ऐसी पोजीशन पे पड़े होते हैं कि दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, ठीक है। अब देखें, हर सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा और देखें दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है ना। अब दोनों अगर करें डुप्लीकेशन तो चार बन जाएंगे, दो से चार बन जाएंगे, ठीक है। तो दो एक साइड पे और दो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दो सेंट्रोसोम बन गए और दोनों सेल के ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, यानी एक लेफ्ट पे चला गया, एक राइट पे चला गया। देखिए नीचे मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है सेंट्रियोल को। देखें, एक इस साइड राइट पे मौजूद है और एक लेफ्ट पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये क्या करते हैं, हेयर दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब याद करें, बात हुई थी इंटरफेज में, G2 फेज में ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के काम आते हैं। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना। तो अब वही प्रोटीन बने हुए साइटोप्लाज्म में पड़े हुए थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स थे वो, ठीक है। अब क्या किया कि सेंट्रियोल्स ने उन्हीं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को उठाया और क्या किया कि उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इस प्रोसेस के नतीजे में बने उनको हम कहते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए। आगे माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम आ रही है तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए कैसे होते हैं, कैसी उसकी शक्ल होती है, ठीक है। अब कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज़ नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। अब कंप्लीट सेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये ना समझिए कि सिर्फ एक किस्म के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि एक वो काइनेटोकोर फाइबर्स है, नहीं। काइनेटोकोर फाइबर्स भी होंगे, क्रोमोसोम फाइबर्स भी होंगे, आपके पास इंटरपोलर फाइबर्स भी होंगे और एस्टर फाइबर्स भी होंगे, ठीक है। तो इन सब का सेट जब हम मिलाते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि यह पूरा एक माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। जस्ट इनके नेम्स याद रखें। आपके पास जो ज़्यादातर बात होगी आगे वो सिर्फ काइनेटोकोर फाइबर्स की बात होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताना था कि कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इस टाइम पे आके न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियोलस वही डार्कली स्टेन्ड बॉडी जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। न्यूक्लियर एनवलप भी देखिए ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा और अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस। अब स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, क्रोमोसोम के इर्द गिर्द बिल्कुल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में ये भी शो हो जाएगा आपको, ठीक है। कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना, सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी, ठीक। ये देखें जी, माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। दो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हैं वो इसे बनाने में काम आते हैं। एक को कहते हैं अल्फ़ा ट्यूबुलिन, दूसरे को कहते हैं बीटा ट्यूबुलिन। ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरह बनता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये देखें, पूरा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर है इसका। और ये किससे मिलके बना है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है। और ये पूरा हॉलो ट्यूब है, यानी ये गोल सी ट्यूब है, इसे हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है कि ये क्रोमोसोम की पुलिंग में ही काम आता है, ठीक है। इतनी सी बात है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल कैसा दिखता है, कैसा होता है और किससे मिलके बनता है, ठीक। अब अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स के माइटोसिस की बात की जाए तो प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते और उनका वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि न्यूक्लियस पहले सेंटर में नहीं होता, लेकिन जब प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस को सेंटर में आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से अगर सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स तो प्रेजेंट है ना, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स क्या करेंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद वो स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे, ठीक है। पहले भी ये बात हो गई कि वो जो एनिमल सेल में आपको भी बताया कि ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स से बने। यहाँ पर भी बेशक सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपस में इकट्ठे होकर स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे और यही स्पिंडल फाइबर्स फिर क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में प्लांट सेल में हेल्प करेगा, ठीक है। दैट्स इट, इसमें इतनी सी ही बात है।
यहाँ देखिए सेकंड फेज़ है माइटोसिस का मेटाफेज़। अब नीचे डायग्राम भी देखिए और साथ सुनते भी जाएं, ठीक है। मेटाफेज़ में क्या कहा गया है, व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ। जब देखें अब यहाँ पर सेल के दोनों तरफ सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनसे क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब कहा क्या है कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स सफिशिएंट लेंथ यानी अपनी इस लेंथ पर पहुंच जाएंगे कि ये क्रोमोसोम के साथ टच हो रहे हैं, अटैच होने के काबिल हो गए हैं, तो तब कुछ स्पिंडल फाइबर्स जिनको कहा जाता है कि वो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, वो जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्या बात हो गई, सेल के दोनों तरफ सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहा है। जब इनकी लेंथ सफिशिएंट हो गई, ठीक है, यानी काफ़ी हो गई कि ये क्रोमोसोम तक पहुंचने के काबिल हो गए, तो फिर कुछ स्पिंडल फाइबर्स जिनको कहा जाता है काइनेटोकोर फाइबर्स, ये अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, इसीलिए इनका नाम है काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। अब टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। अब देखें यही बात बताई गई है कि लेफ्ट साइड से भी काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है, राइट साइड से भी काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है, और ये दोनों साइड से जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। अब क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। मेटाफेज प्लेट क्या है, एक ऐसा रीजन है जो कि दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सेंटर में है, यानी अगर आप इसका डिस्टेंस राइट साइड से देखेंगे तो भी इक्वल होगा, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो भी इक्वल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं क्रोमोसोम, मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। एक मेटाफेज प्लेट एक रीजन है जहाँ पर आके क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम कैसे अलाइन हो गए, इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स का काम है कि ये क्रोमोसोम को अलाइन भी करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को पुल करने के लिए भी काम आते हैं, और ये क्रोमोसोम को मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए या क्रोमोसोम को बिल्कुल सेंटर में अलाइन करने के लिए भी इनका रोल होता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स जिनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, अब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि माइटोटिक स्पिंडल का पूरा सेट जिसमें आपके पास काइनेटोकोर फाइबर्स भी आ जाते हैं, क्रोमोसोम फाइबर्स भी आ जाते हैं, इंटरपोलर फाइबर्स भी आ जाते हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स तो चलिए वो हो गए जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ आके अटैच करते हैं। इसके अलावा मैंने नाम लिया क्रोमोसोम फाइबर का। अब क्रोमोसोम फाइबर ऐसे हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाएंगे। फिर इंटरपोलर फाइबर्स ऐसे हैं जो ना क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं ना उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते रहते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर, यानी वो भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और उनका काम भी आगे यही है कि वो फिर आगे साइटोकाइनेसिस में हेल्प आउट करते हैं। बस इतना याद रख लें, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल की बात सिर्फ इतनी ही है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन काइनेटोकोर क्या है। अब मेटाफेज में नीचे लिख भी दिया गया है कि क्रोमोसोम लाइन अप अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट, ठीक है। बस इसमें इतनी सी बात है, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जी एनाफेज आ गया, ठीक है। तीसरा फेज़ है एनाफेज। इसमें क्या बताया गया है, व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर connects with the kinetochore of chromosome, it starts to pull towards the originating centrosome. जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच कर जाएगा, तो ये जो है क्रोमोसोम को अपने जिस सेंट्रोसोम से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर निकला है उस तरफ पुल करने शुरू हो जाएगा, ठीक है। द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दे सेपरेट। अब देखें राइट साइड पे भी सेंट्रियोल्स पड़े हैं, लेफ्ट साइड पे भी सेंट्रियोल्स पड़े हैं, ठीक है। दोनों तरफ से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आ गए, दोनों तरफ से वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए, और दोनों तरफ वो अपनी तरफ क्रोमोसोम को पुल करने लगे, यानी अपनी तरफ क्रोमोसोम को खींचने लगे। राइट वाला सेंट्रोसोम जो है वो राइट साइड पे क्रोमोसोम को पुल कर रहा है, और लेफ्ट वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे पुल कर रहा है। अब इस पुलिंग फोर्स की वजह से, इस खींचने की फोर्स की वजह से क्रोमोसोम जो पहले 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे जिसके और सेंट्रोमेयर पे अटैच थे, अब वो बीच में से टूट गया है, और उसका एक सिस्टर क्रोमैटिड राइट साइड पे जा रहा है और एक सिस्टर क्रोमैटिड लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। एनाफेज में यही हो रहा है कि आपके पास क्रोमोसोम टूट रहा है, सेंट्रोमेयर पे आके उसकी क्रोमोसोम ब्रेक एट सेंट्रोमेयर एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। क्रोमोसोम टूट गया और ऑपोजिट पोल्स पर जाने शुरू हो गए क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है।
अब ये सिस्टर, पहले हम इनको कह रहे थे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अब इनको हम कहेंगे कि ये सिस्टर क्रोमोसोम है, क्योंकि मैंने जो पहला लेक्चर दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर ये सिंगल क्रोमेटिड हो तो भी क्रोमोसोम कहलाएगा, और अगर ये डबल क्रोमेटिड हो तो भी ये क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, जब ये एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर पे अटैच थे तो हम कह रहे थे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन बीच में जब वो टूट गए, टूटने के बाद अलहदा हो गए, तो अब हम कहेंगे कि ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ठीक है, द अदर स्पिंडल फाइबर्स, जिनको नॉन कनेक्टिकोर कहते हैं, ये भी इलोंगेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ एनाफेज, जैसे ही एनाफेज का आखिरी हिस्सा आता है, सेल क्या करता है, सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल। जैसे जैसे एनाफेज का एंड आता गया, सेल ने क्या किया कि दो ग्रुप्स में ऑपोजिट पोल्स दोनों जगह पे, यानी राइट पोल पे भी और लेफ्ट पोल पे भी क्या कर लिया कि आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात हुई है इसमें। चौथा इसका स्टेप जो है वो टीलोफेज है। अब टीलोफेज जो है वो बिल्कुल रिवर्स है प्रोफेज का, यानी जो चीज़ें आपने प्रोफेज में पढ़ी हैं उसका उलट बिल्कुल इसमें होगा, यानी टीलोफेज में होगा। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा उन क्रोमोसोम के अराउंड जो अब ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। ठीक है, बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखिए दोनों पोल्स पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए थे, क्योंकि क्रोमोसोम बीच में से टूट गया था, आधे एक तरफ चले गए, आधे दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, तो अब उन दोनों क्रोमोसोम के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया। ठीक है, और अब क्या हो गया कि क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन मटेरियल में आने शुरू हो गए, यानी यहाँ पर फिर से वो धागे की शक्ल में आने शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आके क्या हो गया कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गई, लेकिन सेल डिवीजन का एक और स्टेप रहता है, और वो कौन सा स्टेप है, वो साइटोकाइनेसिस है, यानी जिसमें आपके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है, वो बाद में स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि टीलोफेज क्या है, प्रोफेज का बिल्कुल रिवर्स है। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो रहा था, यानी ख़त्म हो रहा था, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है। किसके इर्द गिर्द बन रहा है, वो जो क्रोमोसोम बीच में से टूट गए थे और ऑपोजिट पोल्स पर चले गए थे, उन दोनों पोल्स पे जाने के बाद उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया। ठीक है, बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप्स, और दोबारा से वो अपनी कॉम्पैक्ट शक्ल से निकल के दोबारा से धागों की शेप में आ जाते हैं, यानी दोबारा से वो क्रोमैटिन शेप में आ जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो चुकी है, क्रोमोसोम टूट गया, क्रोमोसोम इक्वल नंबर में डिवाइड भी हो गया। यही होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन में यही होता है कि आपके पास जेनेटिक मटीरियल की डिवीजन हो जाती है, लेकिन सेल डिवीजन अभी रहती है। ठीक है, ये सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, पूरे प्रॉपर सेल की डिवीजन अभी रहती है। उसमें एक स्टेप रहता है जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी ये जो आपको नीचे टीलोफेज के साथ टीलोफेज की डायग्राम नज़र आ रही है, ये दरमियान में से सेल पिंच हो जाएगा और दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, अभी ये वाला प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो सेल डिवीजन प्रॉपर तैयार हो जाएगी। दैट्स इट इन द टीलोफेज।